हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन है और ये लॉज ऑफ मोशन वन शॉट में हम खत्म करेंगे, जिससे क्या होगा इस आपको बहुत कम टाइम में ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसी वीडियो के को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पूरे वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है, जाके आप आराम से पूरी चीजों को देख सकते हैं। बट गाइस बताना चाहूंगा ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए इनफ है, इतना देख लिया आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात गाइस, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां मैं इस चैप्टर का पूरा नोट्स दे दूंगा, जिससे आपको पढ़ने के लिए और ज्यादा आसानी रहेगी। और एक और चीज गाइस मैं बोलना चाहूंगा कि अगर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इन सभी चैप्टर का ऐसा ही वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट की बरसात कर दो, पूरा जिद कर दो कि सर चाहिए चाहिए चाहिए। और अगर नए हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखा सकते हो। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन। अगर लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करें और मोशन की बात ही ना करें तो भाई कैसे चलेगा। तो मतलब व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह तो इसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। दूसरी बात डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब जैसे एग्जांपल लेके अगर मैं समझाना चाहूंगा कि यहां से मैं अपने ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस जाने के टाइम जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करता हूं, मतलब एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल करता हूं उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और जो मैं शॉर्टकट यूज करता हूं या तो मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करता हूं वही सेम जगह पे जाने के लिए उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल या तो स्टार्टिंग टू फिनिशिंग पॉइंट। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो कहलाता है डिस्टेंस। मतलब एक्चुअल पार्ट ट्रैवल बाय बॉडी वो हमारा डिस्टेंस होगा और मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर, एकदम समझ में आ गया। और एक और चीज बताना चाहूंगा, शॉर्टकट मतलब डिस्प्लेसमेंट, लॉन्ग कट मतलब डिस्टेंस। क्लियर। अब इसके बाद गाइस कुछ ये टर्म्स है जो आपको याद होने चाहिए, एक झटके में बताता हूं क्योंकि वन शॉट है। तो वन शॉट ये देखो, डिस्टेंस हमेशा स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड, बस इतना याद रखो। वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, और देखो एकदम सिंपल सा, स्पीड इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टी, मतलब रेट ऑफ कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो इसका रिलेशन स्पीड के साथ, इसका रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ और इसका रिलेशन वेलोसिटी के चेंज होने के साथ। तो ये चीजें याद रखना। और अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो डिस्टेंस मतलब मीटर अपॉन सेकेंड, और अगर ये ऐसा यूनिट हो गया, अगर सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इसके बात करूं तो ये भी डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ होता है, तो मीटर पर सेकेंड, नीचे टाइम इसलिए पर सेकेंड। अगर सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन की बात करूं तो देखो एक्सेलरेशन किससे बनता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम से बनता है। तो वेलोसिटी का अभी हमने देखा, वेलोसिटी का क्या होता है, देखो ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और नीचे एक और टाइम है तो ये सेकंड हो गया, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। और गाइस अगर इसी को सीजीएस यूनिट में करना है तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये पूरा चीजें मैंने बता दी, बस आपको बस ये चीजें याद रखना। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और साथ में यूनिट। अब चलते हैं आगे। अगला गाइस, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के पहले आपको मैं एक चीज बता देना चाहूंगा, क्योंकि ये लगता है पीडीएफ बनाने के टाइम ये लोग भूल गए। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, लीनियर मोशन की जब भी बात हो रही है तो याद रखना ये किससे रिलेट करेगा, ये डिस्टेंस से रिलेट करेगा। इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस हो सकता है आपको क्लियरली ना दिखे, मैं इसको बड़ा कर दूं, अब दिखे। Okay, if any object covered equal distance in equal interval of time is called uniform speed। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस मतलब पहले घंटे में भी 2 किलोमीटर गया, दूसरे घंटे में भी 2 किलोमीटर गया, तीसरे घंटे में भी 2 किलोमीटर गया, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म आप पता है ना, यूनिफॉर्म क्लास का यूनिफॉर्म सबका सेम होता है, तो हर घंटे के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। आगे यही दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या आ जाएगा, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल की जगह बस अनइक्वल आ जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर। अब दूसरी बात, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रहा है, और एक्सेलरेशन जब भी आए तो बात हम किसके साथ करेंगे, वेलोसिटी के साथ करेंगे। तो यूनिफॉर्म मतलब मैंने बोला क्या, सेम।
तो इफ द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट, इफ द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर घंटे के अंदर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो सेम चेंज हो रही है, वो सेम। पहले घंटे में भी 2 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, दूसरे घंटे में भी 2 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, तीसरे में भी 2 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, मतलब हर घंटे के अंदर सेम वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर घंटे के अंदर पहले में 2 चेंज हुआ, दूसरे में 5 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर से 2 हो गया, तीसरे में 3 हो गया, मतलब ऐसे ऐसे करके हर घंटे के अंदर अगर अनइक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। काम खत्म। अब गाइस देखो एक चीज क्लियर कट मैं आपको एक झटके में बताना चाहूंगा। देखो गाइस जब भी यूनिफॉर्म होता है तो आप याद रखो ये जो लाइन ड्रॉ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, वो लाइन क्या स्ट्रेट, क्योंकि 1 शॉट है तो मुझे फटाफट खत्म करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और इसके बाद आप देखो ये नॉन यूनिफॉर्म है तो इसके अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसके अंदर थोड़ा लाइन ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, इतना ज़्यादा टेढ़ा नहीं, मतलब कहने का जब आप ड्रॉ करोगे तो इसके अंदर ऐसा 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 लाइन थोड़ा टेढ़ा जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा इसके अंदर। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मतलब आप सभी को बताया था अनइक्वल, यह मोशन है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम टाइम के अंदर बट डिस्टेंस अनइक्वल है। पहले में 2 किलोमीटर गया, इसके बाद 4 चला गया, फिर 2 चला गया, फिर 6 चला गया, तो अनइक्वल, तो ग्राफ इसके अंदर स्ट्रेट नहीं बनेगा। ओके, अगर आप बोलोगे तो मैं ग्राफ के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। इसके बाद गाइस फिर से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ये वेलोसिटी की लाइन है, वेलोसिटी अपने एक ही जगह पे है इस, और क्या चेंज हो रहा है, टाइम, टाइम तो चेंज होगा ही ना, इसलिए देखोगे ये इसी जगह पे है और टाइम आगे बढ़ रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है और ये इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे है। अगर ऊपर और नीचे बढ़ता मतलब वेलोसिटी चेंज होता, पर वेलोसिटी अपने जगह पे है, बस ये लाइन आगे बढ़ रहा है, मतलब टाइम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी सेम है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए ये वाली लाइन बस याद रखना कि जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात आए तो हमें ग्राफ इस तरह का ड्रॉ करना है। और इसके बाद आप देखो भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब हर घंटे के अंदर सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा, और सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा तो यहां भी लाइन कैसा क्या बनेगा ग्राफ के अंदर, स्ट्रेट। क्लियर। अब गाइस 3 तरह के एक्सेलरेशन है, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव एंड जीरो। सिंपल सी बात है गाइस, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है देन इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वही डिक्रीज हो रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद टाइम, अगर टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, पहले 100 थी फिर 50 हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और डिक्लेरेशन भी बोलते हैं और रिटार्डेशन भी बोलते हैं। रिटार्डेशन आपके बुक में नहीं दिया पर मैंने बता दिया। इफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द टाइम, टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब इनिशियल भी फाइ है और फाइनल भी फाइ है, तो अगर मैं ये दोनों को माइनस कर देता हूँ, मतलब टाइम कुछ भी ले लेता हूँ, चलो टाइम तो अपने मर्जी के हिसाब से लेता हूँ, पर मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, टाइम मैंने 3 ले लिया, तो 5 - 5 0, 0/3 क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा ना। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द टाइम, अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा, 0। एकदम अच्छा, इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव, डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव, चेंज नहीं हो रही है तो 0। काम खत्म, बस इतना। इसके बाद गाइस ये 3 डेरिवेशन हम एक झटके में करेंगे, बस फटाक से मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो आपके दिमाग में फटाक से रहना चाहिए। आप देखो गाइस, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो यहां से ट्रेवल करके यहां पहुंच रहा है, ये वाला पार्ट उसका इनिशियल वेलोसिटी है, ओके, और यहां पहुंच रहा है, ये पूरा वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट इसका क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, पूरा पार्ट इसका क्या, फाइनल वेलोसिटी। अगर ये फाइनल वेलोसिटी है तो ये पूरा का पूरा पार्ट भी क्या होगा हमारे लिए, फाइनल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी कोई आपसे पूछे तो बोल देना OU, और अगर ये इनिशियल है तो ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा। मैं कलर यहाँ चेंज कर देता हूँ, तो ये पार्ट इनिशियल, ओके, और पूरा का पूरा पार्ट, क्योंकि स्टार्टिंग टू फाइनल का होता है, स्टार्टिंग टू एंडिंग ना, ये पूरा पार्ट क्या हमारे लिए फाइनल, और ये फाइनल है तो ये वाला पार्ट भी फाइनल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं ना। और अगर ये टाइम है ये वाला पार्ट भी क्या होगा, टाइम, ओके, ये टाइम है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, टाइम, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर सेम। अगर ये टाइम लिखा तो ऊपर वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां ट्रैवल कर रहा है, जब उसने स्टार्ट किया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, और जब वो पहुंच गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v। अब इस वीडियो के अंदर हम बस डेरिवेशन देखने वाले हैं, तो इसीलिए आपको वो चीजें पता रहना चाहिए। मैंने बोला इसी वीडियो को डिटेल में देखना। वैसे यहाँ देखोगे तो पहले चीज़ों को समझ लो कि सर ने क्या बताया, फिर इसके बाद क्या लिखना वो डिटेल वीडियो मैंने बताया हुआ है।
देखो ध्यान से, अब देखो एकदम अच्छे से फोकस कर लो। सबसे पहली बात तो गाइस आपको ये पता रहना चाहिए कि ये बॉडी यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, तो मैं एक चीज निकाल रहा हूं। देखो हमें ये पता है ये इनिशियल है, ये भी इनिशियल है, हमें ये पता है कि ये फाइनल है। ओके, बॉडी यहां से यहां पहुंची है, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, फाइनल है, और ये फाइनल है, तो ये पार्ट भी क्या हो गया, फाइनल हो गया। क्लियर। ये टाइम है, क्यों, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है। क्लियर। बट हमें ये पूरा पार्ट पता है वी है, ये यू, बट हमें ये वाला पार्ट नहीं पता है कि ये इतना वाला पार्ट क्या है, इतना वाला पार्ट, ये पार्ट क्या दिया वो ये हमें नहीं पता है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है ये हमें नहीं पता है, तो ये पार्ट हमें क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन टी, लिख दिया। बट हम इसको इस नंबर के फॉर्म में लिखेंगे जिससे आपको समझेगा। अब देखो फाइनल वेलोसिटी का नाम क्या है, फाइनल, पूरा नीचे से ऊपर तक फाइनल, ओ सी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब ओडी, ओडी अपॉन टाइम। अब एक सिंपल सा यहां मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करके आपको बताता हूं, ये हमारा सी है, ये हमारा ओ है, ये हमारा डी है। ओके, पूरे ओसी में से, पूरे ओसी में से अगर मैं ओडी को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचा, सीडी बचा ना, क्या बचा, सीडी। ये पूरे ओसी में से अगर मैं इतना पार्ट निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सीडी बचेगा। तो सीडी बच गया, सीडी अपॉन टी। अब टी इधर आ गया, इसीलिए हमारे पास सी डी इक्वल टू कितना आ गया, सी डी इक्वल टू 80। सी डी की वैल्यू 80 मिल गई, सी डी की वैल्यू 80 मिल गई। तो भाई ये वाला पार्ट देखो मिल गया, ये वाला पूरा क्लीन कर दूंगा क्योंकि बाकी तो आपको पता है फाइनल स्टार्टिंग से ही होता है, इनिशियल नीचे वाला है। बस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट है, ये हमारे लिए क्या 80, और ये 80 है तो ये भी क्या है 80। हमें तो किसका फाइंड करना है, बॉडी यहाँ से यहाँ ट्रेवल की है ना, तो हमें फर्स्ट हमें क्या, किसका कौन सा रिलेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी एंड टाइम का, वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन फाइंड करना। तो ये आपने दिमाग में रख लिया। अब देखो ध्यान से एकदम अच्छे से, ये देखो बॉडी यहां पहुंची है ना, तो मुझे इसका कुछ फाइंड करना है। ये पूरे लाइन की अगर मैं बात करूं, ये लाइन देखो बी, ये पूरी लाइन क्या है बी, ये कलर दिख रहा है, ये पूरा बी ई किससे बना है, किससे बना है, ए ई प्लस ए बी, दो चीजों से बना है। अब गाइस सबकी बस वैल्यू रख देना है। अब ये सब एक लाइन में है, ये ज्योमेट्री में हम लिखते थे, तो क्या है बी ए ई, लिख दिया। ये बी किससे बना था, बी, क्योंकि मुझे इसी पॉइंट का फाइंड करना था। बी किससे बना था, ए ई और ए बी से बना, या तो बी ए भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, और सबको बस वैल्यू पुट करना है। अब देखो बी ई देखो क्या है, बी ई इधर क्या है, बी ई देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या था, फाइनल होता है ना, फाइनल, लिख दिया बी। ए ई ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये देखो इनिशियल था ना, तो ये भी क्या है इनिशियल। अब ए बी, ये वाला पार्ट ए बी, अगर ये इतना वाला पार्ट, बस इतना पार्ट, अगर इतना पार्ट 80 है ये, तो ये भी क्या हो जाएगा 80। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन। ये देखो वेलोसिटी एंड टाइम, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मैंने एक झटके में सॉल्व कर दिया। अब अगला फिर से हम यहाँ रखेंगे, इतना वाला पार्ट आपको पता रहना चाहिए, इतना वाला पार्ट क्या 80, तो ये भी क्या है 80। क्लियर। अब चलो सॉल्व करेंगे सेकंड वाला। सेकंड वाला सॉल्व करने के लिए बस दो चीजें याद रखना, इसके अंदर ये हमारे दो फिगर की बात करेंगे। पहला ये हमारा रेक्टेंगल दिया है, दूसरा हमारा ट्रायंगल दिया है, इसको नाम दे देता हूं बी, सी और ए, साथ में ओ और ई। ओके, इनका नामकरण कर दिया हमने। अब सबसे पहले बॉडी क्या और किसके बीच का रिलेशन फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या, कितना यहां से बॉडी यहां तक कितना डिस्प्लेस की है, तो कितना जगह कवर की है, तो डिस्प्लेसमेंट इट इज नोटेटेड बाय एस। किससे नोटेशन देंगे, ये एस से देंगे।
अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फॉर्मूला, दो चीजें इसके अंदर, एक है हमारा ट्रायंगल और एक हमारा रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं चलो इसको ले लेते हैं क्योंकि वो अच्छा रहेगा हमारा, सही बन। आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। ये हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ओई और हाइट क्या है एई, बेस इंटू हाइट हो गया। दूसरा ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, 1/2, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस, बेस क्या है एडी, हाइट क्या है ए बी। क्लियर। अब बस आपकी वैल्यू रखनी है, काम हो गया भाई। ओ ई ओ ई ओ ई, ओ ई किधर है भाई, ओ ई, ये देखो, ये देखो, ये ओ ई क्या था, टाइम है ना, टी लिख दिया। ए ई ए ई ए ई, ये देखो ये वाला पार्ट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यू रख दिया। हाफ एडी 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 किधर है, एडी एडी किधर है भाई, एडी, ये देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये टाइम है तो ऊपर वाला पार्ट भी क्या आ जाएगा, टाइम हो जाएगा, टी रख दिया इंटू ए बी ए बी ए बी, ये वाला पार्ट बताया था ना, अगर ये 80 है तो ये भी 80 हो गया, हो गया भाई, हो गया, हो गया। तो एस इक्वल टू यू टी, एक साथ लिख दो अच्छे से, मल्टीप्लाई अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लिखो 1/2 ए, देखो ए लिखा, टी टी क्या हो गया टी स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, ये हो गया हमारा। ये हमारा क्या है, ये हमारा दिस इज एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या तो इसको सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। काइनेमेटिक अब आगे जाओगे तो आपको समझ में आएगा, और या तो आपके बुक में जो दिया डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला रिलेशन, मैंने टाइम वाला रिलेशन हो गया ये भी। अब अगला डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अब गाइस ये पूरा का पूरा जो फिगर दिया हो, ये पूरा थर्ड वाले डेरिवेशन के लिए हम इसको पूरा ट्रेपेजियम मानेंगे। ट्रेपेजियम आपको पता होगा, ये बी, ये डी, ये ओ, ये ई। ट्रेपेजियम में दो साइड, ये देखो ये साइड और ये साइड, मेरा टेढ़ा दिख रहा है बट ये दोनों साइड क्या पैरेलल है, ये दोनों साइड पैरेलल होते हैं, और ये इसका हाइट होता है ट्रेपेजियम में, ये पैरेलल साइड और ये हाइट। और फॉर्मूला वैसे ही अगेन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम है, तो मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल, तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी है, तो ये पूरा पूरा कितना कवर किया है ये मुझे फाइंड करना। बट यहाँ से आप आसानी से पहचान सकते हो कि आपको क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। अब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल हाइट, ये दोनों पैरेलल हाइट्स को सम करना है, सम। तो दो पैरेलल हाइट कौन सा है, ओडी प्लस बीई, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट ये वाला हाइट है ओ ई, ओके। ये हमारे साइड्स है पैरेलल साइड्स, और ये हमारा क्या हाइट है, कर दिया। अब सब ओरिजिनल नामकरण करना है बस सबका। ओडी, ओडी देखो क्या है, ये देखो ओडी, ओडी इनिशियल लिख दिया। बीई, बी कहाँ गया भाई, बीई, ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट फाइनल था ना, पूरा का पूरा, बी लगा दिया। अब ओ ई ओ ई ओ ई, ये वाला पार्ट टाइम है ना, देखो टाइम, तो टी लगा दिया। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। इसमें टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, आपको पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही होता है ना फॉर्मूला। तो अब क्या करेंगे, हमें टी चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए, बस इसको ऊपर ले लो और ए को नीचे ले लो, ये हो गया हमारा सेकंड। अब सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दो फटाक से, चलो फटाक से पुट कर दो, देखो एक झटके में आंसर आ जाएगा। अब ये टी की वैल्यू इधर पुट कर दो, एस इक्वल टू 1/2 इंटू यू, वी को आगे लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, देखो प्लस है तो 1 + 2 भी वही होता है, 2 + 1 भी वही होता है, तो प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा मैंने लिख दिया। अब टी की वैल्यू क्या है, देखो टी की वैल्यू है, देखो यहाँ v - u अपॉन ए। अब जितने नीचे वाले हैं उनको इस साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2as, ये देखो नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई में थे, इक्वल के साइड आके डिवाइड हो गए, सॉरी ये डिवाइड में थे, ये कहाँ थे, डिवाइड में थे, इक्वल के साइड आके मल्टीप्लाई हो गए।
अब ऊपर क्या क्या बचा, 1 का कोई मतलब नहीं है, इधर बचा v प्लस यू और क्या बचा v माइनस यू, इतना ही बचा। ये देखो ये दोनों डिवाइड में थे, इक्वल की साइड आके मल्टीप्लाई हो गए। अब आगे क्या अपने पास बचा है, अपने पास क्या बचा हुआ, बस थोड़ा सा अब ध्यान देना है। तो इसको हम थोड़ा सरका दे इधर, तो भाई आप इधर चले जाओ। अब हमारा फाइनल रिजल्ट एक झटके में आ जाएगा। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ फिर से, अगेन 2as लिखा, यहाँ क्या बचा है v प्लस यू v माइनस यू। ये आपको कुछ तो दिखाई दे रहा है, ये आपको किसी का तो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, किसी a प्लस बी a माइनस बी, a हमारे लिए v है और b हमारे लिए u है। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, v को ऐसे ही रख, प्लस में है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो ये इधर आया तो क्या हो जाएगा, ये इधर आया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यू स्क्वायर, और पहले से 2as है, इधर कुछ नहीं है मतलब प्लस है 2as। ये देखो आ गया कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का रिलेशन। ये हो गया हमारा न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर, तो तीनों मैंने एक झटके में करवा दिया। अब चलते हैं आगे गाइस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मान लो ये पार्टिकल है, वो पार्टिकल ऐसे 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 घूम रहा है, इससे इसे घूम रहा है, इससे इसे घूम रहा है, इससे इसे घूम रहा है, और सेम स्पीड से, यहाँ भी 5 की स्पीड थी, यहाँ भी 5 की स्पीड, यहाँ भी 5 की, यहाँ भी 5, यहाँ 5 की, हर जगह 5। द मोशन ऑफ पार्टिकल along the circumference of the circle, circumference of the circle with a constant speed। सर अगर circumference बस घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन, बट अगर सेम स्पीड से घूम रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सेम स्पीड से नहीं घूम रहा है, पहले 5 था, बाद में स्पीड बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पूछ लेता हूँ, बता दो मुझे, अर्थ जो घूम रहा है वो यूनिफॉर्म में घूम रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म में घूम रहा है? सेम स्पीड है उसकी, 10 साल पहले भी सेम थी, 10 साल बाद भी सेम थी, कि अलग है? प्लीज कमेंट में बताना कि वो यूनिफॉर्म है कि नहीं। मैंने इशारा में आंसर भी दे दिया। अब गाइस अगर मुझे इसका फॉर्मूला फाइंड करना है तो कैसा होता है, ये मुझे बताओ, टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये सर्कल का सर्कमफरेंस है ना, इसलिए 2πr/t। ये देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ओके, ये सर्कमफरेंस अपॉन टाइम। क्लियर, अब आगे चलते हैं। आगे अगला गाइस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसको मैं फटाफट खत्म करूंगा क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या कहा जाता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ये कहा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, कंटिन्यू टू रिमेन एट अ रेस्ट। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक कोई उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ खड़े या अगर सामने मेरे पेन रखा हुआ है, बोलूंगा भाई आजा आजा, नहीं आएगा। जब तक मैं उस पर फोर्स कुछ लगाऊंगा नहीं, तब तक ये अपने आप ऊपर आएगा नहीं। इसीलिए अगर बॉडी के स्टेट को चेंज करना है तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करना पड़ता है। अगर ये पेन को मैं फेंकूंगा तो ये कंटिन्यू मोशन में ही रहता, कंटिन्यू मोशन में ही रहता। बोलोगे सर नीचे गिर जाएगा, तो प्रदीप सर ने ये भी बोला ना, नीचे क्यों गिर रहा है, क्यों इसका स्टेट चेंज हुआ? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटी एक्ट हो रही है ना। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो मोशन में ही रहता। तो जो बॉडी जिसमें उसमें ही, सुबह अगर आप सोए रहते हो तो सोने का ही मन करता है ना। जब तक आप पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक आप चेंज करते हो अपने स्टेट को, नहीं चेंज करते ना। रेस्ट से मोशन में नहीं आते ना, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? तो उसी को न्यूटन बाबा का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। दूसरा लॉ समझने से पहले मोमेंटम समझना पड़ेगा। मोमेंटम मतलब बॉडी के अंदर का मास और उसकी वेलोसिटी, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा बनता है मोमेंटम। मोमेंटम इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, सिंपल सा डेफिनेशन, इसको याद रख सकते हो। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मेरे बॉडी का मोमेंटम आपको फाइंड करना है तो मेरा मास और मेरी वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा मोमेंटम। मोमेंटम ये वर्ड आपने क्रिकेट में बहुत सुना होगा। इसके बाद गाइस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, मैं यहाँ सिंपल सा समझा रहा हूँ। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, mv। रेट ऑफ चेंज मतलब एक स्टार्टिंग वाला मोमेंटम होगा
और एक स्टार्टिंग वाला मोमेंटम होगा, एक फाइनल वाला मोमेंटम होगा, एक स्टार्टिंग वाला और एक फाइनल वाला। ओके, कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज। तो फाइनल mv और इनिशियल बताना है तो v की जगह u लिख दो, इसका मतलब वेलोसिटी होता है। हमें इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ तो डिवाइड बाय t, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अगर सामने वाले बॉडी पे सिंपल सी बात है, मैं जितना फोर्स लगाऊंगा, अगर स्लो फोर्स लगाया तो उसका मोमेंटम कम चेंज होगा, ज्यादा फोर्स लगाया तो मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा। मतलब मोमेंटम उतना बढ़ेगा जितना फोर्स लगाएंगे, जितना कम मोमेंटम, जितना कम फोर्स उतना कम मोमेंटम, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा मोमेंटम। मतलब कहने का मतलब दोनों बढ़ रहा है ना, जब दोनों कंडीशन बढ़ता है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये क्या, देखो ये जो मैंने लिखा है ये mv है, बट हमने क्या लिखा हुआ है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, इसलिए v लिखा है, इधर u लिखा है और डिवाइड बाय t किया हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, कितना फोर्स लगा रहे हैं। और सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स इस साइड लगाऊंगा तो मोमेंटम भी इधर ही चेंज होगा ना, इधर ही चेंज होगा। तो अगला लाइन क्या लिखा है, चेंज ऑफ मोमेंटम अकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मोमेंटम किधर चेंज होगा, जिधर हमने फोर्स लगाया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम अकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इधर अगर इधर फोर्स लगाऊंगा तो मोमेंटम इधर ही चेंज होगा ना। अब अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा, प्रोपोर्शनल के साइन को जब भी हटाता हूं तो दो चीजें लगती है, इक्वल और कांस्टेंट। जब भी मैं इसको हटाता हूं तो दो चीजें लगती है, इक्वल और कांस्टेंट। अब दोनों में से mm कॉमन आ गया, देखो इधर भी m है, इधर भी m है, तो अंदर इधर क्या बचा, v माइनस u अपॉन टी। ओके, अब अगर मैं इसको और k, यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट की जगह पे k की वैल्यू 1 ले लेंगे, कितना लेंगे 1, 1 का कोई मतलब नहीं होता तो 1 ऐसे। आगे क्या बचा m। ये वाला फॉर्मूला आपने कहीं तो देखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। ओके, तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें ये वाला डेरिवेशन भी मिलता है, फोर्स का फॉर्मूला भी मिलता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कैसे आया मैंने बताया, k का कांस्टेंट का 1 ले लिया और आगे ये m, और ये देखो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और तीसरा वाला तो बहुत प्यारा है यार, जैसा आप करोगे वैसा हम करेंगे, जैसा आपका रिएक्शन होगा वैसा हमारा एक्शन होगा। एवरी एक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा आप करोगे, देखो सामने वाले के एक छोटा सा लड़का है जिसको अगर आप एक थप्पड़ दे देते हो, भले वो आप पे हो सकता है आपको न मार पाए, फिर भी उसके नजरों में, गुस्से में ना वो चीजें रिएक्शन दिखेगा। या तो आपने अभी चंद्रयान देखा होगा, रॉकेट, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो इग्निशन होता है, तो जितना इग्निशन वो अर्थ पे कर रहा है, जितना फोर्स वो अर्थ पे लगा रहा है, सामने उतना ही रिटर्न भी हो रहा है। आप देखोगे दिवाली के टाइम अगर 5 रुपए वाला मैं रॉकेट लॉन्च करता हूं तो उतना ही ऊपर जाता है, क्योंकि उसके अंदर उतना ही फोर्स वो नीचे लगाता है। 100 रुपए वाला लाओगे तो अर्थ पे ज्यादा फोर्स लगाएगा और सामने से भी उसको ज्यादा मिलेगा। जितना पैसा खर्चा करोगे उतना रॉकेट आपका ज्यादा लॉन्च होगा। तो एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड ये हमारा न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ। ओके, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैं फटाक से बता देता हूँ। वैसे मैं बोल रहा हूँ डिटेल में चीज़ों को मैंने बताया हुआ, बट ये डेरिवेशन के भी झटके बता देता हूँ। ये हमारा दो बॉडी है, एक ए और ये बी। ओके, दो बॉडी ए और बी, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2, इसके बाद इसका इनिशियल मोमेंटम m1 u1, इसका इनिशियल मोमेंटम m2 u2। आप दोनों आपस में जब टकरा जाते हैं, टकराने के बाद इनका फाइनल मोमेंटम हो जाता है m1 v1 और इसका हो जाएगा m2 v2। क्लियर, ये सभी चीजें बस ये लिखना है। ऑब्जेक्ट ए का मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इनिशियल मोमेंटम m1 u1 है, और टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन उसका फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा m1 v1। और यही सेम चीज सेकंड बॉडी के लिए। देखो गाइस, अगर आप किसी को फोर्स लगा रहे हो, आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो, तो इसका मतलब ना आपके हाथों पे भी उतना ही रिएक्शन हो रहा है। आप देखोगे आपका हाथ भी उतना ही लाल होता है। तो एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चीजें रहती है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अगर मोमेंटम की बात कर लो, पहले मान लो इस पे ऐसे मैं लूं, ये 50 था और इस पे 100 था। टकराने से पहले मोमेंटम इसका 100 था, मतलब मोमेंटम तो मैंने बताया ना दोनों का मल्टीप्लाई, मास इनटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम 100 था और इसका मोमेंटम 50 था। और जब ये दोनों टकरा गए, टकराने के बाद जब हमने प्लस किया
ये क्या होगा, टकराने के बाद इसमें से ये इसकी ज़्यादा एनर्जी थी, तो ये एनर्जी इसके बाद ट्रांसफर होगी, और जो इसके पास कम था इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, जैसे एग्जांपल 75, और इसकी कम हो जाएगी 75। और अगर ये दोनों को भी प्लस करेंगे तो ये भी 150 होता है और ये भी 150 होता है, मतलब बिफोर कोलिजन भी 150 है, आफ्टर कोलिजन भी 150 है। ओके, हमने एनर्जी के लिए भी रूल पढ़ा था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती ना तो कभी बनाई जा सकती है। कंजर्वेशन भी वैसा ही होता है कि इनिशियल मोमेंटम कितना था, 150 था, टकराने के बाद जिसके पास कम था उसका ज्यादा हो गया और जिसके पास ज्यादा था कम हो गया, पर दोनों का टोटल करते हैं तो 150 आता है। कितना था, 150। अब चलो फटाक से इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, डेरिवेशन फटाक से। अब ये इतनी चीजें तो मैंने आपको बता दी। ये मुझे वन शॉट करना था, लगभग थोड़ा थोड़ा डिटेल में चला गया हूँ। अब देखो गाइस, F2 ये किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये A है, इस पे F1 फोर्स लगेगा और ये F2 फोर्स लगेगा। F1 फोर्स कौन लगे, ये वाली बॉडी जब इससे टकराएगी तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा F1 होगा, और जब इससे टकराएगी तो इसके ऊपर भी B वाले पे भी सेम रिएक्शन फोर्स होगा जिसको हमने F2 नाम दिया है। बट गाइज ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग यहाँ किसी न किसी एक को माइनस साइन दे देते हैं, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना, सेम डायरेक्शन में थोड़ी दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो थोड़ी एक दूसरे से कोलाइड होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है। और दोनों पे जितना फोर्स, ये लग बी इसको झटका दिया तो इस पे जो फोर्स क्रिएट हुआ उसको F1 दे दिया, और सामने से जो रिएक्शन हुआ वो बी के ऊपर क्या हुआ, F2 हुआ। इसीलिए हमने डायरेक्शन दिखाने के लिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए यहाँ क्या दे दिया, माइनस दे दिया। अब आगे की चीजें बहुत सिंपल है। अब गाइस F2 मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 है तो 2 लिख दिया। अगेन यहाँ देखो फोर्स 1 है तो यहाँ फोर्स का फॉर्मूला अभी तो हमने फाइंड किया ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब गाइस यहाँ देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, v u अपॉन टी, 2 है तो 2 लगा दो, इक्वल माइनस m1, अगेन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v u अपॉन टी माइनस बस 1 लगा दो। अब गाइस क्या करेंगे, दोनों साइड से t, टाइम तो सेम होता तो टाइम कैंसिल हो गया, क्या बचा m2 और अंदर मल्टीप्लाई करके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, v2 माइनस u2, यहाँ क्या बचा, माइनस m1 v1 u1। अब ब्रैकेट बस ओपन करो, नॉर्मल सा मैथ है, m2 v2 प्लस माइनस माइनस m2 u2 क्लियर, इक्वल माइनस m1 v1 माइनस माइनस प्लस के माइनस, देखो m1 v1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो m1 u1। अब क्या करना है, ध्यान दो, v वाले को सबको एक साइड कर दो, u वाले को एक साइड कर दो, तो ये v वाला माइनस में है, देखो ये v वाला माइनस में, ये इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा m2 v2, ये पहले से था, ये इधर आया तो प्लस हो गया, m1 v1 हो गया। अब ये देखो ये अपने जगह पे ही है, प्लस में तो इसको जगह पे ही रहने दो, ये देखो माइनस वाला इस साइड आएगा, ये वाला इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा m2 v2। आप देखो ये क्या हो गया, ये देखो दोनों में v दिख रहा है, मतलब ये फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। सर की चीज अभी याद होगी, सर ने अभी आपको बताया कि लड़ने से पहले भी दोनों का मोमेंटम 150 था, लड़ने के बाद भी, कोलाइड होने के बाद भी दोनों का मोमेंटम 150 था, तो ये चीजें प्रूफ कर दी कि फाइनल मोमेंटम विच इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। क्लियर। अब गाइस कुछ और मैंने ये चीजें प्रूफ करके भी दे दी, और सिंपल सी बात है, एक और हमें कंडीशन दिया था कि कोई XYZ कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट पे जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा। सही बात है ना। अब ये फैन घूम रहा है, अगर मुझे इसको और तेजी से घुमाना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, और मैं फोर्स अभी नहीं लगा रहा हूँ, फोर्स 0 है, तो जैसा घूम रहा है वैसे ही घूमेगा ना। तो जब फोर्स 0 रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब चेंज नहीं होगा। देखो चेंज हो रहा है क्या, जैसा घूम रहा है वैसे घूमे जा रहा है, क्योंकि मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। तो जिस कंडीशन में फोर्स 0 है उस कंडीशन के अंदर ध्यान देना, जिस कंडीशन में फोर्स 0 है उस कंडीशन के अंदर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर नहीं लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम तो आप 12th में जाके पढ़ोगे, मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर।
अब बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन, बैकवर्ड मोशन, अब बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन मतलब कहने का मतलब आप देख रहे हो बड़े बड़े गन पहले आते थे जिसको हम ट्रिगर ऐसा दबाते थे तो ऐसे पीछे आता था, तो जो ये पीछे जो गन ऐसे पीछे आता है और बुलेट आगे जाता है, बुलेट आगे जाता है और गन पीछे आता है, तो जो गन पीछे आने का जो मोशन होता है उसको ही हम रिकॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉइल। और इसके लिए एक और जो अभी हमने ये वाला कंडीशन लिया है, ये वाला इसको मैं सीधे लिख लेता हूँ, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2। अब ऐसा मत बोलना अरे सर इधर 2 पहले लिखा रहे, भाई प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। देखो भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी गन जो गन है उसका स्टार्टिंग का वेलोसिटी कोई मतलब स्टार्टिंग का वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। कुछ चीज़ें परफॉर्म नहीं कर रहा, रेस्ट में है, तो उसकी गन और बुलेट दोनों रेस्ट में है, तो उनका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया, 0। अब अगर एग्जाम में हमें ये V2 फाइंड करने के लिए आता है तो कैसे फाइंड करेंगे? ये पूरा का पूरा पार्ट उस साइड चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ओके, हमें क्या फाइंड करना? V2 फाइंड करना। नहीं, ये पूरा का पूरा पार्ट उस साइड गया तो माइनस हो गया, हमें V2 फाइंड करना, तो इसको भी हटाना पड़ेगा, तो ये M1 और ये नीचे आ गया तो क्या हो गया? M2 और आगे का V1। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये देखो ये, और हमें V2 फाइंड करना है इसलिए इसको डिवाइड में ले लिया। तो गाइस पूरा का पूरा यहाँ चैप्टर पूरा खत्म हो गया। और इसके अंदर फिर भी मैंने ट्राई किया कि थोड़ी चीज़ें और, फिर भी ये वन शॉट था तो बहुत सारी चीज़ें मैंने डायरेक्ट आपको बताई है। और गाइस इतना भी देख के आपका काम पूरी तरह से हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।